तो आइए बच्चे आज स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, डैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी पीछे एक्सरसाइज में हम लोगों ने 4.2 पूरी कंप्लीट कर ली है, ठीक है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से वैसे कुछ खास पूछा नहीं जाता, बट हमें सिलेबस तो पूरा कवर बेटा करना ही है, ठीक है। देखिए ओके, मान लो बेटा हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये रहा, क्लियर। इसमें ये ए है, ये बी और ये सी, ऐसा मान लिया। अब मान लो जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं आपका x1, y1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, सी के जो आपके कोऑर्डिनेट हैं डेट इज़ x3, y3। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपने 10th में निकालना भी सीखा था, तो यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, बस हम उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, हाफ x1 x2 x3 देन y1 y2 y3 एंड लास्ट वाले कॉलम में आपका 111, क्लियर। बस यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ठीक है। कुछ इसमें चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसको नोट में लिख लीजिए, ठीक है। देखो पहली चीज़, पहला पॉइंट क्या है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। सो हम क्या करेंगे, वी ऑलवेज टेक absolute value, we always take the absolute value of the determinant, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के लिए ट्रायंगल बनाते हैं, चाहो तो उसको लिख ही लो, क्योंकि ऊपर भी यहाँ पर ट्रायंगल बना, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एब्सोल्यूट वैल्यू का बेटा क्या मतलब होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है मॉड वैल्यू, मतलब हमेशा उसको पॉजिटिव लेना है। आंसर नेगेटिव आए तो उसे पॉजिटिव कर देना, ठीक है। पॉजिटिव आए तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, इसमें एक पॉइंट मतलब 2 पॉइंट अभी और हैं, वो भी सुन लो। सेकंड पॉइंट है, इफ़ एरिया इज़ गिवन, पहले मैं लिख देता हूँ फिर बताएंगे क्या है। यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़, नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट, क्लियर, फॉर कैलकुलेशन। इसका क्या मतलब है वो सुन लो। अच्छा बच्चे, इसमें क्या है, इसमें बोला है इफ़ एरिया इज़ गिवन यूज़ बोथ साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या यूज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोल रहा है इसमें, मान लो आपको किसी ट्रायंगल का एरिया हमने गिवन कर दिया, हमने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको से 5 स्क्वायर मीटर है, ठीक है, 5 स्क्वायर मीटर। और आपको इसमें क्या होगा, जैसे 3 वर्टिसेस आपको दिए होते हैं ए बी सी, उसमें से एक वर्टिसेस का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट गायब कर देगा और आपको बोलेगा उस कोऑर्डिनेट को फाइंड करो। जब भी ऐसा बोलेगा तो हम कैलकुलेशन के टाइम पे उस अननोन को निकालने के वक्त एरिया को प्लस माइनस में ले लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलो ठीक है, आगे देखो। थर्ड पॉइंट, ऐसा क्यों करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, बहुत ऑब्वियस है, एक बार सोचोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी जब अभी क्वेश्चन कराएंगे इस पॉइंट पे बेस, तो मैं एक बार आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by three collinear points is 0 and that is very obvious। कोलिनियर पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों, ठीक है। तो अगर 3 पॉइंट मैंने लिए और वो कोलिनियर हैं, से मैंने 3 पॉइंट्स लिए बेटा जो कि कोलिनियर हैं,
मतलब एक ही लाइन पर हैं, तो उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे बन सकता है, वो तो बनेगा ही नहीं। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा कैसे आएगा, 0। एंड वाइज वर्सा, मान लो किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ गया, किसी ट्रायंगल का एरिया क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, तो इसका मतलब क्लियर है कि पॉइंट्स आपके किस में हैं, पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, आगे देखिए, अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऑल्दो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, सिर्फ अगर फॉर्मूला भी पता हो तो आप इसको कर सकते हो, इसमें कुछ मुश्किल वाला काम नहीं है। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आप खुद कर लेना, क्योंकि सिर्फ वैल्यू चेंज है। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है ना, बाय द वे इट इज़ एग्जाम्पल 17 ऑफ योर NCERT। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, whose vertices are 3,8, एक तो ये है, -4,2 एंड 5,1। वो बोल रहा है एक ट्रायंगल का एरिया निकालो जिसके वर्टिसेस ही हैं। ठीक है, तो बीइंग अ 12th क्लास स्टूडेंट ये सब तो बहुत इजी चीज़ है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, फॉर्मूला आपका क्या था, बाहर हाफ था, फिर था x1 x2 x3, तो जो पहले वाले नंबर है उनको उठा के पहले कॉलम में लिख दो, 3 -4 5, ये क्या हो गया, x1 x2 x3। अब जो दूसरे वाले नंबर हैं इनको उठा के सेकंड कॉलम में रख दिया, 8 2 1, और लास्ट में हमेशा 111 आएगा। क्लियर, अब इसे चाहो तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, नहीं तो आप चाहो तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के दो वैल्यूज़ को 0 भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंड करना है तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर लो। ठीक है ना, अभी तो चलो इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं क्योंकि नॉर्मल नंबर्स हैं। अगर मान लो डिटरमिनेंट के अंदर आपके कुछ अजीब से स्ट्रक्चर्स आ जाएं A B C X Y Z के फॉर्म में, तो कोशिश करना जितना उसमें से कॉमन निकाल सकते हो कॉमन निकाल लो। अगर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ फैक्टर बन जाएगा कैलकुलेट करके, तो उससे पहले निकाल लिया, नहीं तो अगर डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, चलो देखो इससे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 एंड बी वेरी क्लियर, इन केस अगर आंसर नेगेटिव आता है देन मेक इट पॉजिटिव। ठीक है, उसको फिर नेगेटिव नहीं छोड़ना। तो पहले 3 आएगा बाहर, फिर 4 एलिमेंट्स बच जाएंगे, वो आपको पता होगा कौन से बचेंगे, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 2 -1 देन -8। ठीक है, मैं बहुत क्विकली कोशिश कर रहा हूँ इसको सॉल्व कर दें। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं इसके अंदर आपका ख़राब करना चाह रहा मैं। क्लियर, तो इसको प्लीज़ कैलकुलेट बाय योर सेल्फ, इट विल बी 61, सो द आंसर इज 61/2। अच्छा, इसमें यूनिट्स वगैरह तो हमें पता नहीं है, तो सीधा स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया। ठीक है, ये सब नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। चलो, एक तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब इसी पे बेस्ड ये वाला एक क्वेश्चन देखो, मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ से के, ठीक है ना, इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़, मान लेते हैं 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, मैंने बोला के का वैल्यू निकालो अगर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 3 स्क्वायर यूनिट्स हैं। ठीक है, एंड वर्टिसेस आर, ठीक है, पहला वर्टिस मान लो A है एंड हैविंग द कोऑर्डिनेट 1,3, दूसरा वर्टिसेस मान लो B है हैविंग द कोऑर्डिनेट से 0 0, एंड द लास्ट वन से C विद द कोऑर्डिनेट से K, 0। ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया। अब मुझको क्या करना है, K निकालना है। क्लियर, फिर से एक नोट हमने ऊपर लिखवाया था, अगर आपको एरिया गिवन हो तो कैलकुलेट करते वक्त एरिया को प्लस माइनस दोनों में लेना। ठीक है, अभी फिर इसको डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों ले रहे हैं। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये मुझको दे रखा है। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। अब जैसे ही मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा हाफ, सबसे पहले x1 x2 x3 आएगा, मतलब पहले वाले एलिमेंट 1 0 k, तो 1 0 k ये लिया, फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग y1 y2 y3 देन 111। ठीक है, ये हमने डिटरमिनेंट बन किया। सामने 3 नहीं लिखना, सिर्फ +-3 लिखना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है बेटा, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव आएगा तो भी हम उसे पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव आया होता तो भी हम उसे पॉजिटिव ही लेते। समझो बात को,
हमें नहीं पता ये जो लेफ़्ट वाली साइड है इसका आंसर पॉजिटिव आया था या नेगेटिव आया था, क्योंकि इसके अंदर एक अननोन है, ठीक है ना। हम अभी कैलकुलेट करके ये नहीं बता सकते कि इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड वाले की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है, हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। आप कहोगे सर ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अगर ऐसे था तो हमने फिर ऊपर नोट ही क्यों लिखवाया, एक नोट लिखवाया कि अगर इन केस कैलकुलेट करते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव आ जाए मेक इट पॉजिटिव। इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट, क्योंकि ये भी इसके अंदर अननोन है। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमें नहीं पता इसका आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस के, क्योंकि हमें के नहीं पता। इसलिए जब के को कैलकुलेट कर रहे हैं तो सामने हमने एरिया को अपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में लिए, ठीक है। आई थिंक मैंने इनफ एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। अगर समझ में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो फिर। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया, ये वाला 2 तो इससे मल्टीप्लाई होके 3 के साथ 6 बना दो, और बाकी इसे एक्सपेंडिंग अलोंग आप क्या करो R2 कर लो। एक्सपेंडिंग अलोंग R2 करोगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो बोला एक्सपेंडिंग अलोंग R2, तो R2 के एक्सपेंड करेंगे 0 0 फिर लास्ट में 1 आएगा। इस 1 के आगे आने वाला है माइनस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये सब हाइड हो गया तो बचा 1 3, ये 2 एलिमेंट बचे और ये 2 एलिमेंट बचे, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे आता है 0 -3 के। राइट हैंड साइड पे है आपका +-6 ये दे रखा है, ठीक है, ओके। ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस का 3 के हो गया, सामने प्लस माइनस इतना ये आ गया आपका। क्लियर, इतना समझ में आया तो अब क्या करो, बस इससे डिवाइड करा दिया 3 से, तो आपका आंसर कितना आ गया, k = +-2। डेट सेट, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या है। क्लियर, बस हो गया, ये चेक कर लो एक बारी, ठीक है। सही है, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, यही दे रखा है सब कुछ, ठीक है। तो के का वैल्यू आपका कितना आ गया, +-2। अच्छा, कुछ बच्चों को फिर विश्वास नहीं होता, मानते ही नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों लिया। तो अब आप एक काम करो, ये जो आपको 3 वर्टिसेस दिए हैं A, B और C, इस C में K का वैल्यू एक बारी +2 लो, इसे कैलकुलेट करो, तो आपका एरिया या तो +3 या -3 पक्का आएगा, ठीक है, कोई एक आएगा। फिर एक बारी K की जगह -2 लो, फिर जो पहले वाला एरिया आया वो नहीं आएगा, दूसरा आ जाएगा। मान लो पहले 3 आया था प्लस का, तो अब K की जगह -2 रखोगे तो -3 आ जाएगा, ठीक है। और दोनों ही वैलिड हैं, एरिया 3 आई या -3 आई, हम तो उसे बाद में पॉजिटिव कर ही लेंगे, ठीक है ना। अल्टीमेटली तो वो 3 हो जाएगा आपका। क्लियर, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन हम आपके डिस्कस करा रहे हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, मैंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन joining A with coordinate 1,3 and B with coordinate 0 0। पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, यूजिंग डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना तो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर सीखा था, ठीक है ना। इसके अंदर कौन सा तरीका लगा सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हो, बट क्वेश्चन में बोला है कि आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हुए निकालो, डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। तो ये कैसे संभव है, ठीक है ना। अब अगर वो इक्वेशन ऑफ लाइन बोल रहा है तो मान लेते हैं ए यहाँ कहीं है, ठीक है, और यहाँ कहीं बी है। ये तो बस ऐसे समझाने के लिए आपको पिक्चर बना दी। इसके कोऑर्डिनेट आपके 1,3 हैं, बी के 0 0 है, ठीक है, क्योंकि लाइन बन रही है तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे हमेशा लाइन तो बनेगी। क्लियर, वो कह रहे हैं डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं, इसका मतलब इक्वेशन निकालो लाइन का। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि एक अलग से पॉइंट को मतलब इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए x, y। इस पॉइंट को जो इंट्रोड्यूस कराया, मान लिया ये किसी ए बी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, मैंने एक P पॉइंट लिया विद कोऑर्डिनेट x, y, और मान लिया ये ए बी लाइन के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। अब ऐसा करने से क्या हुआ, A, P और B, ये जो 3 पॉइंट है कोलिनियर हो गए क्योंकि एक ही लाइन पर है।
अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इनके थ्रू अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूँ तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। ये मुझे पहले से पता है। तो हम यही करेंगे, ए बी और पी का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ज़बरदस्ती हम इसका एरिया निकालेंगे जो कि हमें पता है 0 है। तो एरिया निकालते उसको इक्वल टू 0 रखो, सॉल्व करो, इक्वेशन आ जाएगी अपने आप, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। पहले तो मैंने बोला लेट पी विथ कोऑर्डिनेट x, y बी एनी पॉइंट lie on the line joining AB, ठीक है। देन फिर मैंने क्या बोला, देन क्लियरली A, B एंड P आर कोलिनियर। मैंने बोला ये क्या होगा बेटा, कोलिनियर होगा, एंड विच फर्दर इम्प्लाइज दैट एरिया जनरेटेड बाय दीज 3 पॉइंट्स मस्ट बी 0। बस इतना एक्सप्लेन करा टीचर को, अब सारी कैलकुलेशन का काम है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ x1 x2 x3। तो x1 x2 x3 में क्या आएंगे, आपके पहले वाले पॉइंट, ठीक है। x1 x2 x3 में आपके क्या आ जाएंगे बेटा, जो आपके पहले वाले पॉइंट हैं वो सारे आपके x1 x2 x3 में आ जाएंगे। फिर क्या आता है, y1 y2 y3। y1 y2 y3 में आपके सेकंड वाले पॉइंट आ जाएंगे, और लास्ट में आएगा 111, ठीक है। तो इन सबको मिलके कैलकुलेट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका बेटा आ गया 1, इधर 0 लिख दो, फिर यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ 3 0 y और लास्ट में 111, ठीक है। इसको हमने इक्वल टू 0 ले लिया। अब इस 1/2 में से इसको तो सामने ले जाओ 0 के पास, ठीक है। ये तो ख़त्म, तो सामने ले गए, बाकी एक्सपेंड कर दो। तो बोला एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर दो, R2। तो जब R2 के अलोंग एक्सपेंड करोगे, बाहर -1 आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या आ जाएगा वो लिख देते हैं एक बारी, 1 3 xy ये बचेगा, इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। इस -1 को भी 0 के नीचे ले जाओ वहाँ राइट हैंड साइड पे, तो कितना आया, y - 3x इक्वल टू 0। सो इक्वेशन इज़ y इक्वल्स टू 3x, ठीक है। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। बस ये हो गया, क्लियर, इजी है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी पूरी एक्सरसाइज में है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा बच्चे उसमें गड़बड़ कर देते हैं, वो करवा देते हैं, बाकी सारे फिर आप अपने आप कर लेना, ठीक है। उसमें आपको डाउट आएगा ही नहीं, तो फ़ायदा नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है एक्सरसाइज का बेटा, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। वो कह रहा है शो डैट पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट a, b + c। सेकंड है आपका b विथ कोऑर्डिनेट b, c + a, एंड लास्ट में है c विद कोऑर्डिनेट c, a + b आर कोलिनियर। मतलब आपको शो करना है कि कोलिनियर है। अगर आपको शो करना है कोलिनियर है, देखो शो करने का तो मतलब ये हो गया कि कोलिनियर तो ये है ही, बस सिर्फ हमको फॉर्मेलिटी करनी है। तो फॉर्मेलिटी करने वाली बात में तो ये है, इसका एरिया निकालना शुरू करो, वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, बाहर तो हाफ लिख लो, अंदर आएगा A B C, यहाँ B + C, इधर C + A, इधर A + B, यहाँ 111। अब देखो, अगर आपने मेरे पीछे वाले लेक्चर सुने हैं 4.2 वाले, तो मैंने आपको कई बार बोला कि 111 आते ही समझ लो काम बड़ा आसान हो गया। कैसे, 111 आया, 2 0 बनाओ, बस कुछ नहीं करना, अपने आप इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो पहले तो बोला R1 गोज़ टू R1 - R2, ये बोलो, एंड फिर बोला R2 गोज़ टू R2 - R3, ये बोल दो, ठीक है। तो हाफ, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये तो A - B हो जाएगा, ठीक है। ये आपका B - A हो जाएगा, ये 0 हो गया। फिर ये आपका B - C आ गया, ये आपका C - B, ये 0, बाकी C A + B और ये 1, क्लियर। अच्छा, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, उसके बाद फिर एक्सपेंड कर देना, ठीक है। यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि A - B कॉमन है, तो मैंने बोला टेकिंग कॉमन A - B, ये तो पहली रो में कॉमन है, एंड नेक्स्ट रो में मुझे और कुछ भी दिख गया, दैट इज़ B - C, ठीक है।
फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। इतना कॉमन ले लो तो बाहर बचा हाफ A माइनस बी देन B माइनस सी। ये 1 1 C, जब A माइनस बी कॉमन लिया -1, ऐसे यहाँ भी -1, ये A प्लस बी 0 0 1। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, बस इसे एक्सपेंडिंग अलोंग C3 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग C3 हो गया आंसर, बस हाफ A माइनस बी B माइनस सी। ठीक है, बचा क्या 1 1 -1 -1, भाई ये तो ज़ीरो ही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -1, बीच में माइनस। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है? इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू 0 है। अब साथ में कुछ भी लिखा हो, बस वो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। इतना फाइनाइट है? हाँ है, तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये पता लगा, इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये तो 0 है, इसका मतलब पॉइंट्स A B एंड C आर कॉलिनियर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू सो मच।